पिछली चर्चा में हमने पर्यावरण की संकल्पना तथा इसके संगठकों पर विवेचन किया था। इस बार पर्यावरण के संगठकों से शुरुआत करके हम पर्यावरण की कुछ विशेषताओं एवं प्रकृति के विवेचन को आगे बढ़ाएंगे। पर्यावरण प्राकृतिक या भौतिक एवं भौतिक तथा जैविक दोनों प्रकार के तत्वों से बनता है। भौतिक तत्वों में स्थलाकृतिक स्वरूप, ढाल, चट्टानों की संरचना, जल की उपलब्धता, वायुमंडल का स्वरूप, ये सभी भौतिक तत्वों में ही आते हैं। इनके अतिरिक्त जैविक तत्वों जैसे विभिन्न प्रकार के पादप, विभिन्न प्रकार के प्राणी भी पर्यावरण के आवश्यक तत्व हैं। यह प्रवृत्ति कई विज्ञानों में पाई जाती है कि जैसे भौतिक विज्ञानों में जाएं, भौतिक विज्ञानों में केवल पर्यावरण के भौतिक तत्वों का ही अध्ययन, उनके अंतर संबंधों का अध्ययन करने की प्रवृत्ति मिलती है, जबकि जैविक विज्ञानों में कई बार केवल जीवधारियों के आपसी संबंधों के अध्ययन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि पर्यावरण को एक समग्र रूप में ही लिया जाना चाहिए, जिसमें जैविक तत्व एवं भौतिक तत्व सभी एक साथ एकीकृत रूप में देखे जाने चाहिए। डब्ल्यूपी कनिंघम तथा एम.ए. कनिंघम, इन विद्वानों ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि चूंकि मानव अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहता है, लेकिन अपनी क्षमताओं और तकनीकी विकास के अलग अलग स्तर के अनुसार, अपने सामाजिक संगठन के अनुसार, अपनी तकनीकी और सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुसार वह एक कृत्रिम या निर्मित बिल्ट एनवायरनमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण को संशोधित करके एक अपना अलग तकनीकी निर्मित पर्यावरण का निर्माण करता है, जिसके अपने सामाजिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक तत्व होते हैं। आजकल और विशेषकर भूगोल में तो हम इस प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्व जो ऊपर बताए गए हैं, इन सभी को अपने पर्यावरण का आवश्यक अंग मानते हैं। पर्यावरण का अध्ययन एक एकीकृत अध्ययन का उदाहरण होता है। पर्यावरण के जैविक और अजैविक तत्व आपस में जुड़े हुए माने जाते हैं। पर्यावरण के इन सभी जैविक और भौतिक तत्वों के आपसी संबंधित, क्रियात्मक रूप से संबंधित जो संबंधों का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है, उसको अलग से पारिस्थितिकी या इकोलॉजी का नाम दिया जाता है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जिस जैविक और अजैविक तत्वों के आपसी संबंधों का अध्ययन, जिस अवधारणा के अंतर्गत, जिस एकीकृत इकाई के रूप में कि प्राकृतिक और भौतिक और जैविक तत्वों को एकीकृत समष्टि के रूप में, एकीकृत होल के रूप में देखा जाता है, समग्र के रूप में उसका अध्ययन किया जाता है। ऐसी भौतिक तथा जैविक एकीकृत अध्ययन की इकाई को हम इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी अध्ययन का एक उपकरण है। पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग करके पारिस्थितिकी विज्ञान अपने अध्ययन को आगे बढ़ाता है। आजकल विभिन्न प्राकृतिक, भौतिक
एवं भौगोलिक अध्ययन में पारिस्थितिकी या इकोलॉजी एक अलग अध्ययन का दृष्टिकोण बन गया है। हमने जैसे पहले भी चर्चा की थी, एच बैरोज नामक विद्वान ने भूगोल में पारिस्थितिकी अध्ययन की वकालत की थी तथा उसने इस अध्ययन को ह्यूमन इकोलॉजी, मानव पारिस्थितिकी अर्थात मानव केंद्रित पर्यावरण का अध्ययन, मानव को केंद्र में रख के उसके अन्य जीवों एवं भौतिक पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में देखा था। ये ह्यूमन इकोलॉजी या मानव पारिस्थितिकी का दृष्टिकोण भूगोल का एक अंतरंग दृष्टिकोण बन गया है। पारिस्थितिकी विज्ञान या इकोलॉजी में पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम का जो स्टडीज़ की जाती हैं उसमें सभी भौतिक तत्वों एवं जीवधारियों को आपस में क्रियात्मक रूप से संबंध रखने वाली इकाइयों के रूप में देखा जाता है, जिसमें भौतिक तत्व जीवधारियों को तथा जीवधारी अपने भौतिक पर्यावरण के तत्वों को न्यूनाधिक रूप में आपस में प्रभावित करते हैं। प्रत्येक भौतिक एवं जैविक तत्व का अपनी एक विशेष कार्य करने की प्रक्रिया और अपने पारिस्थितिक तंत्र में एक विशेष भूमिका होती है, विशेष प्रकार का कार्य करते हैं। उनका अपना अन्य तत्वों से, भौतिक और जैविक तत्वों से विशेष प्रकार का संबंध होता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र या पर्यावरण के भीतर जैविक, अजैविक तथा ऊर्जा संघटक तीन तत्वों के रूप में भी हम पर्यावरण के तत्वों को देख सकते हैं। जैविक तत्व, अजैविक तत्व और ऊर्जा के तत्व। इन तीनों तत्वों की जो सापेक्षिक भूमिका है वो समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। अलग अलग समय में किसी स्थान पर जीवधारियों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। जीवधारियों के सापेक्ष भौतिक तत्वों की भूमिका कम या अधिक बढ़ सकती है, घट सकती है। एवं ऊर्जा की उपलब्धता, ऊर्जा का स्वरूप भी हर जगह एक जैसा या उसकी उपलब्धता की मात्रा एक जैसी नहीं होती है। इसलिए उदाहरण के लिए अगर भूमध्य रेखीय प्रदेशों में देखें तो वहाँ उच्च तापमान और जल की उपलब्धता के कारण वहाँ जैविक तत्वों की संपन्नता पाई जाती है। ऊर्जा का उच्च निवेश है, सूर्य से ऊर्जा काफ़ी मात्रा में प्राप्त होती है, जल भी पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए जैविक तत्व काफ़ी भिन्नता और सघनता के साथ वहाँ पाए जाते हैं। जबकि मरुस्थलीय प्रदेशों में या टुंड्रा प्रदेशों में जाएं तो वहाँ जैविक तत्वों की भूमिका कम होने लगती है और भौतिक तत्वों की भूमिका अधिक बढ़ी हुई दिखाई पड़ती है। पर्यावरण का अध्ययन का जो संकल्पना है, जिस आधार को पर्यावरण के अध्ययन में प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात पारिस्थितिक तंत्र को हम विभिन्न स्तरों पर समझ और देख सकते हैं। एक घर में रखे एक छोटे से एक्वेरियम में जो छोटी छोटी मछलियाँ और सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी अपना एक पारिस्थितिक तंत्र, पर्यावरण की एक इकाई का निर्माण करते हैं, एकीकृत इकाई का निर्माण करते हैं। एक वृक्ष और इससे संबंधित विभिन्न जीवधारी तथा भौतिक तत्व वो भी अपना एक पारिस्थितिक तंत्र, अपेक्षाकृत बड़ा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। ऐसे ही हम भूमध्य रेखीय वन प्रदेश, सवाना घास के मैदान, टुंड्रा जलवायु के प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, शीतोष्ण घास के मैदान आदि, जिन्हें बायोम कहा जाता है, जीवोम, इन सभी को पारिस्थितिक तंत्र की अपेक्षाकृत बड़ी इकाई के रूप में देख सकते हैं।
जबकि संपूर्ण पृथ्वी भी एक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, जिसे हम जैवमंडल या बायोस्फीयर, सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र या जैवमंडल है, उसका नाम देते हैं। पर्यावरण की एक विशेषता यह भी है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवन जो सतत रूप से, सस्टेन्ड रूप से चलता है, वो पर्यावरण, एकीकृत पर्यावरण का परिणाम है। एकीकृत पर्यावरण अर्थात इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र, सभी भौतिक तथा जैविक तत्व आपस में एक दूसरे से गहन रूप से जुड़े हैं तथा एक क्रियात्मक अंतर संबंध रखते हैं। इस आपसी संबंध, क्रियात्मक अंतर संबंधों के कारण ही पृथ्वी पर जीवन सतत रूप से बना रहता है। कोई एक प्रकार का जीव या एक तत्व या जीवों की एक ही प्रकार के जीवों की जनसंख्या पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में संभव, अपनी जीवन को बनाए रखने में अपने एकमात्र अपनी भूमिका नहीं निभा सकती। सभी भौतिक तथा जैविक तत्व एकीकृत रूप से ही यह कार्य संपन्न कर पाते हैं। पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक जो तत्व हैं, संघटक हैं, वो जिन प्रक्रियाओं से आपस में जुड़े होते हैं, उन प्रक्रियाओं को हम ऊर्जा एवं आवश्यक तत्वों के प्रवाह के रूप में देख सकते हैं। ऊर्जा का प्रवाह या आवश्यक, जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि ऊर्जा भोजन के रूप में भी प्रवाहित होती है। ये सभी, इन सब का जो प्रवाह है, ये जैविक और अजैविक पर्यावरण को आपस में जोड़ता है। ये जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के तत्वों को आपस में चक्रीय रूप से जोड़ने वाली ये प्रक्रियाएं पर्यावरण को, एकीकृत पर्यावरण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होती हैं। इसका एक उदाहरण हम जल चक्र के रूप में दे सकते हैं। सागर से जो जल वाष्पीकृत होकर वर्षा के रूप में स्थलीय भागों पर पहुंचता है, वह पेड़ पौधों के द्वारा, जीवधारियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। पेड़ पौधों की जड़ों से होकर यह जल भूमिगत होकर अंततः नदी इत्यादि के माध्यम से वापस सागर में पहुंच जाता है। इसी प्रकार पर्यावरण में ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और अन्य आवश्यक तत्वों का, फास्फोरस इत्यादि का चक्रण होता है, साइकिलिंग होती है। अजैविक तत्वों से जैविक तत्वों में और जैविक तत्वों से वापस अजैविक तत्वों में वो चक्रीय रूप से घूमता है। इस चक्रीय अंतर संबंध के कारण, इस चक्रीय क्रियाविधि के कारण पर्यावरण आपस में जुड़ा हुआ है और वही एकीकृत क्रियात्मक रूप से जुड़ा हुआ पर्यावरण ही जीवन को संभव बना पाता है।